बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि बिहार में जो जनप्रतिनिधि है उसके मन में ये डर खत्म हो गया है कि वो काम नहीं करेगा तो चुनाव हार जाएगा। आधा आदमी लालू जी को वोट कर रहा है क्योंकि कहता है कि भैया हम तो भाजपा को नहीं दे सकते हैं, और आधा आदमी भाजपा को इसलिए वोट कर रहा है कि कह रहा है कि कुछ हो जाए लालू यादव को नहीं आना चाहिए। बात तो यही है ना भाई, बात यही है ना। दो घड़ी वोट जब दिया था तो कोई नहीं खे देखत कि हमारे बाबूजी बीमार रहन तो अस्पताल में दवा ना रहे। वो घड़ी कोरोना के कष्ट भुला जाता नहीं, सड़क टूटल भाई नहीं खे लौकत, यही नाम पर वोट दिया था। वोट देवे जब जाता नहीं तो दो ये चीज याद रहता, हिंदू मुसलमान अब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं। पदयात्रा के दौरान जो चीजें अनुभव हुई उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि पलायन की समस्या के बारे में तो हम लोग हमेशा से जानते रहे हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं काम करने, लेकिन पदयात्रा के दौरान जब मैं गांव से गुजर रहा हूं तो मुझे जो अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाता है। ज़्यादातर गांव में जब हम लोग गुजरते हैं तो महिलाएं मिलती हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं, लेकिन काम करने वाले उम्र में बहुत कम बच्चे रह गए हैं गाँव में, खासकर जो थरवट का पूरा एरिया है। और पूछने पे ये पता चलता है कि करीब करीब 70% से ज़्यादा लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले गए हैं। तो ये पलायन की समस्या की विकरालता को एक तरह से दर्शाता है। दूसरी बात जो हम लोगों ने रास्ते में अनुभव किया, शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है। ये तो सब लोग हम लोग बात करते रहे हैं, लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन इस पूरे 200 किलोमीटर में उस चीज को भी देखने का मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव हुआ। शायद ही कोई 2 या 3 स्कूल अभी तक मुझे मिला है 21 दिन में जिसमें स्कूल की जो बेसिक चीजें हैं, बिल्डिंग, टीचर और छात्र, वो तीनों हों। ज्यादातर जगहों पर जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, और जहाँ दोनों है कुछ ऐसे भी जगह मिले जहाँ बिल्डिंग टीचर होने के बावजूद छात्र नहीं है। स्कूल को लेकर जो एक उदासीनता और एक गुस्सा मुझे हर जगह लोगों में दिखा। तीसरी बात जो यूनिक मुझे या नई समझ में आ रही है गाँव में जाने के बाद, ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है, क्योंकि बिहार में 2 चीजों को लेकर लोग हमेशा पिछले कुछ सालों में एक ऐसा इंप्रेशन बना है कि सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है और बिजली आ गई है। इन 2 विषयों पर जो हम लोग ग्राउंड पर देख रहे हैं, जो अनुभव कर पाए कि ग्रामीण सड़कों की हालत करीब करीब वही है जो जंगल राज लालू जी के राज में थी। जैसे ही आप स्टेट और नेशनल हाईवे को छोड़ते हैं और गाँव में आते हैं तो सड़कों की हालत बहुत बदहाल है। और मैं इसका पूरा वीडियो भी रिलीज करने वाला हूँ। 20-21 दिन में जहाँ जहाँ हम लोग चले हैं, कोई भी ऐसा दिन मुझे अभी तक नहीं मिला है जिसमें 12, 15, 20 किलोमीटर जब हम लोग पैदल चलते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं मिला है जिसमें आधी सड़क भी ठीक हो, चलने लायक हो। गाड़ियों की तो बात छोड़ दी, मोटरेबल रोड्स तो गाँव में है ही नहीं। बिजली को लेकर जो है कि बिजली हर जगह पहुँच गई है, उसमें जरूर सच्चाई है, नीचे बिजली तो हर जगह दिख रही है, लेकिन उसके साथ जो लोग बहुत बड़ी समस्या एक बता रहे हैं वो है बिजली बिल की। इन्फ्लेटेड बिजली बिल एक बहुत बड़ी समस्या बिहार में बनकर उभरने वाली है, क्योंकि गांव में मैं जहां पर भी गया लोगों ने बताया कि 6,000 से 60,000, 70,000 तक लोगों के बिल आए हैं। ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि ये बिल गलत है। 3, 4, 5 बल्ब फैन चलाने वाले लोगों को भी 6,000, 8,000 का बिल आ रहा है। उसकी वजह से मुझे ऐसे भी घर मिले जहां एक गांव में 40-40, 50-50 घरों के बिजली काट दिए गए हैं। कुछ ऐसे भी घर मिले जहां लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। तो ये बिजली और सड़क को लेकर 2 बातें मैं साझा करना चाहता था। एक और बात जो बिल्कुल ही कागज पर दिख रही है वो है शौचालय के। जब आप पैदल निकलते हैं तो आपके पास, अभी तक जितने भी गाँव से मैं निकला हूँ,
शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर आप बिना गमछा नाक पर बांधे हुए निकल सकते हैं। खुले में शौच की जो स्थिति है बिहार में करीब करीब वही है जो पहले 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती थी। पूछने पर ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने जो बताया वो ये कि यहाँ शौचालय बनाए ही नहीं गए हैं। ज़्यादातर केसेस में 2000 से 6000 रुपये भ्रष्टाचार के तहत आप कह लीजिए अधिकारियों को या जो लोग भी उसमें मिली भगत जिनकी रही है उनको वो पैसा दे दिया गया और उसके बदले में बेनिफिशियरी को 12,000 रुपये दे दिया गया। तो नेट पेपर पर ही पैसा ट्रांसफर हुआ। कुछ करीब 20 से 50% पैसा अधिकारियों के पास रह गया और बाकी पैसा जिन्होंने अपने नाम पर टॉयलेट के लिए पैसा लिया उनके पास वो पहुंचा, लेकिन वो किसी के पास टॉयलेट ज्यादातर लोगों ने बनाया नहीं। इसलिए खुले के शौच की अगर उसकी आज जांच हो जाए तो 90% गाँव में, आप लोग तो खुद पत्रकार हैं देखते होंगे, 90% ODF, सो कॉल्ड ODF गाँव बिल्कुल ही वहां पर खुले में शौच हो रहा है। नल जल की स्कीम से तो आप लोग वाकिफ हैं। अभी तक मुझे लग रहा है कि 1 या 2 गांव मुझे ऐसा मिला है जहां पर नल जल की योजना चल रही है। बाकी जगहों पर या तो टंकी टूट गया है या जो उसका पूरा स्टैंड है वो टूट गया या चालू नहीं हुआ, मोटर खराब है, पाइप खराब है। अस्पताल की तो बात ही करना बेकार है क्योंकि जिस तरह के इलाके में मैं घूम रहा हूँ इन इलाकों में ज्यादातर जगह अस्पताल नहीं है। लोग ब्लॉक हेडक्वार्टर्स वगैरह की चर्चा करते हैं, लोग ये बताते हैं कि कहाँ वो जाते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं तो, लेकिन जो सब सेंटर का कॉन्सेप्ट है जो पंचायत के स्तर पर होना चाहिए वो कहीं पर मुझे अभी तक नहीं दिखा है। इसके अलावा जो किसानों की समस्या है वो हर जगह लोगों ने बताई। यूरिया 277 का 700, 800 जो नेपाल से बिल्कुल सटे हुए एरिया है वहां पर करीब करीब 1100-1200 लोगों ने भी यूरिया का दिया है, ये बात लोगों ने बताई। DAP का जो दाम है 500 से बढ़कर 1500-1600 हो जाना, वो बात लोगों ने बताई। लोग ये भी बता रहे हैं कि जो सरकारी मूल्य है धान का और गन्ने का, दोनों ही उसका 25 से 30% डिस्काउंट पर ही आदमी किसान को बेचना पड़ रहा है। जैसे धान का मूल्य 1900 से ज्यादा है, लेकिन मार्केट में जो लोग धान बेच रहे हैं वो 1250, 1300, 1350 डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने बड़े फार्मर हैं, कितना आप निगोशिएट कर सकते हैं। और लोगों ने बताया कि ज्यादातर केस में ये होता है कि आप अपना धान बेच देते हैं, जब सरकार पैक्स के माध्यम से खरीदारी थोड़ी बहुत करना शुरू भी करती है तब तक वो इतना लेट हो गया होता है कि सामान्य किसान के हाथ से धान निकल गया होता है और बड़े लोगों ने, बिचौलियों ने या फिर जो भी व्यापार करने वाले हैं, आड़तिये हैं, वो खरीद के रखते हैं और वही पैक्स को बेच पाते हैं। तो ये बात एक जनरल। गन्ना को लेकर एक जनरल शिकायत लोगों की है कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है यहाँ बिहार में वो यूपी से करीब 60 से 70 रुपया कम है। ज्यादातर तो चीनी मिल बंद है, उसकी एक परेशानी है। गन्ना जो लोग उगा रहे हैं वो चीनी मिल तक बेच नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कुछ ज्यादातर चीनी मिलों में जो पर्चे का सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी धंधेबाजी है। पर्चा, अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है लेकिन आपके पास पर्चा 100 एकड़ का है तो आप इफेक्टिवली एक बिचौलिया बन गए और छोटे लोगों से, छोटे किसानों से आप गन्ना खरीदते हैं सस्ते रेट में और उसको पर्चे जिसके पास है फैक्ट्री में आप ही उसको बेच पाते हैं। उसके वजन पे लोगों ने बताया कि हर ट्रेलर में करीब 5 क्विंटल तक का वजन में कटौती की जाती है चीनी मिलों के द्वारा। 2-3 बातें जो जल संसाधन से जुड़ा हुआ है। एक तो ये लोगों ने बताया कि हालांकि पूरे बिहार में ऐसा लगता है कि चंपारण में बाढ़ नहीं आता है, लेकिन वो डेफिनेशन का मामला है, वो परिभाषा की वजह से है। क्योंकि सरकारी परिभाषा के अनुसार अगर 3 दिन तक 72 घंटे तक पानी कहीं रुका रहे तभी उसको बाढ़ माना जाएगा। चंपारण में मुझे लोगों ने अभी तक करीब 60-62 छोटी बड़ी नदियों का नाम लिखवाया है लोगों ने, जिनमें बरसाती पानी आने की वजह से, नेपाल से पानी आने की वजह से 1 से 5 गांव, 7 गांव, 8 गांव प्रभावित होते हैं और वो पूरा जो बाढ़ है या फ्लैश फ्लड उसको आप कह सकते हैं, वो 24 घंटे के अंदर आता है और लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। एक तो ये समस्या लोगों ने बताई। दूसरा, ये जो पत्थर बालू का यहाँ मामला है पूरे पश्चिम चंपारण में, ये वन राज्य अधिनियम को लागू नहीं करने की वजह से या उसको आंशिक तौर से लागू करने की वजह से कई तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं। अपने बालू, मिट्टी और पत्थर, ये तीनों ही सामान्य लोगों के पहुंच से बिल्कुल बाहर है।
तो लोगों को उससे एक तो बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार की हानि हुई, आर्थिक व्यवस्था को धक्का लगा। दूसरा, बालू वगैरह इतना महंगा हो गया है, आपको मिल ही नहीं रहा है कि इंदिरा आवास योजना में जैसे लोगों ने बताया कि 1,40,000 तो इंदिरा आवास योजना में पैसा मिलता है, उसमें 25 से 30,000 रुपया कमीशन पीसी लग जाता है। लेकिन जो 1 लाख रुपया मिलता भी है, 1,05,000 रुपया मिल भी रहा है, उसमें भी अगर सिर्फ बालू की ही कीमत आप जोड़ ले तो 60,000 के आसपास का बालू हो जाता है। इसलिए ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर रोजगार आवास योजना के जो बेनिफिशियरी हैं, ज्यादातर लोगों को तो मिला ही नहीं है। जिनको मिला भी है उन्होंने घर नहीं बनाया है, क्योंकि वो बना ही नहीं सकते हैं। 1,40,000 में 30,000 घूस दे दिया और 1,05,000 1,10,000 जो बचा उसमें बालू अकेले की कीमत 60,000 हो गई है। तो लोग वो पैसा लेकर अन्य जगहों पर खर्च कर रहे हैं। आवास बनाने वाले लोग मुझे बहुत कम मिले। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये बालू की जो है, और जंगल और लोगों के बीच एक सामंजस्य बैठे और उनको साथ में रहने के लिए प्रेरित किया जाए, सिखाया समझाया जाए, उस चीज पर कोई काम नहीं हुआ है। और उसको ऐसा लग रहा है कि पुलिस या फोर्स से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका समाज को बहुत बड़ा नुकसान है और जंगल की जो रिसोर्स है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान है।